हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है कोई इवेंट है, अगर वो हो रहा है तो उसके होने के कितने परसेंट चांसेस हैं या उसके नहीं होने के कितने परसेंट चांसेस है। ये हमें कौन बताती है? प्रोबेबिलिटी बताती है, जिसका हिंदी मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके कितने चांसेस हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी में बताया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। When we toss a coin, probability of head और tail is 50%। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो टॉस करने पे हेड और टेल दोनों के चांसेस क्या है? 50-50% है। इसीलिए कॉइन का इस्तेमाल क्रिकेट के अंदर टॉस करने के लिए भी किया जाता है, कि उसमें दोनों के चांसेस इक्वल ही होते हैं, कि 50% चांस हेड आने के तो 50% टेल आने के चांस है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा नालायक है, पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब उसको देखकर कई बार हम उदाहरण देते हैं कि इसके पढ़ने के जो पास होने के चांसेस 30% है, 20% है। तो हम ये बताते हैं कि इसकी संभावना कितनी है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की या ना करने की। क्लियर? अब अगला टॉपिक आता हमारा एक्सपेरिमेंट। ये कुछ कीवर्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपके बारे में इनके बारे में नहीं पता होगा तो आपको चैप्टर समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगला हमारा टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस विद अनसर्टेन आउटकम कंडक्टेड टू एनालाइज द लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग हमें बताता है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अनसर्टेन आउटकम देता है। अनसर्टेन मतलब जिनके हमें जिसकी हमें कोई संभावना नहीं होती है। इसमें हमें अलग अलग आउटकम प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। कंडक्टेड टू एनालाइज एंड लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट इवेंट अकरिंग, यानी कि जिसको हम एनालाइज करके अलग अलग तरीके के इवेंट बना सकते हैं या हमारे इवेंट बनते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने आपको बोला, एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या है? मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ वर्ड। आपको अलग अलग तरीके के वर्ड बनाने हैं, मीनिंग एंड विदाउट मीनिंग, जिसका कोई मतलब बने या ना बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं। तो AMANZ। अब इनसे बनने वाले जितने आपके वर्ड हैं वो आपको क्रिएट करने हैं। तो पहला वर्ड मैंने जो बनाया AMANZ हुआ। अगला वर्ड मैंने क्या किया, ए को आगे कर दिया, हमको पीछे कर दिया, AAMNZ। अगला मैंने इसी को उल्टा लिख दिया, मतलब जेड को आगे कर दिया, ZAMAN, इस तरीके से लिख दिया। यानी इन्हीं अक्षरों को आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके कई तरीके के वर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही होगा। अब हमें पता नहीं है कि इसको करने के बाद हमारे पास कितने हमें वर्ड मिलेंगे। जितने पॉसिबल होंगे हम कंटिन्यूली बनाते चले जाएंगे, बट इतना ध्यान रखेंगे कि एक बार जो वर्ड क्रिएट हो गया दोबारा से वो रिपीट ना हो सके। क्लियर? तो ये हमें अलग अलग तरीके की आउटकम देता है, जिसके हमें कोई पॉसिबिलिटी की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम ये उम्मीद में लेके करते हैं कि ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हो ही जाए। तो एक्सपेरिमेंट भी इसी तरीके से किए तो जाते हैं कि हमें ये इवेंट मिलेगा, लेकिन हम सर्टेन नहीं होते कि हमें जो चाहते हैं वही अगर हमें मिले। अगला आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज अ फाउंड बाय द रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक तरीके से रेशो बताती है हमें कि कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर जो नंबर बार बार रिपीट होता उसमें और टोटल आउटकम में, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कॉइन को हमने टॉस किया 10 बार। अब 10 बार टॉस करेंगे, ये तो है नहीं कि उसमें हेड और टेल के अलावा कुछ और आ जाएगा। हर बार या तो हेड आ रहा होगा या टेल आ रहा होगा। तो हमने रिकॉर्ड किया इस चीज़ को कि जितना हमने 10 बार उछाला तो 7 बार तो क्या आया? हेड आया। जिसमें से 3 बार क्या आया? टेल आया। तो
एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में यही बताया जाएगा कि जो आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपका 7 टाइम्स हेड आया तो 7 टाइम्स ऊपर। टोटल आउटकम कितने हुए, आपने कितनी बार टॉस किया, 10 टाइम्स किया, अपॉन में 10। तो यानी कि आपका जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एंड टोटल आउटकम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। तो 7 ऊपर 10 नीचे हेड आने की। वहीं पर टेल आने की पूछे तो टेल आया 3 बार, तो 3 ऊपर और 10 नीचे हो जाएगा। क्लियर। आप इसको इसके फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, यानी कोई इवेंट कितनी बार हुआ है, ठीक है, वो ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जितनी बार हमने इसको ट्रायल किया है उसको हम नीचे लिख देंगे। जैसे कि हेड 7 टाइम्स आया तो 7 ऊपर। टोटल हमने कितनी बार ट्राई किया है इसका, 10 बार, 10 नीचे। टेल कितनी बार आया, 3 बार, 3 ऊपर। टोटल ट्राई कितने थे, 10, वो 10 नीचे आ गया। ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। जब कोई एक्सपेरिमेंट हमारा 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट इज़ अ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, जिसका एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, हम उसको प्रिडिक्ट ना कर सकें कि वो अगला नंबर, ये जो भी हमारा इवेंट का जो आउटकम आने वाला है वो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ताश की गड्डी होती है, रैंडमली हम उसमें से कोई पत्ता निकालते हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते निकाले गया पत्ता कौन सा होगा, किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, एस होगा, नहीं बता सकते, ठीक है। और उसके काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल आउटकम है। टोटल 52 कार्ड है, तो उसके टोटल 52 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर हमने एक डाई को उछाला, अब डाई को उछालते समय हमें नहीं पता होता कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी 6 डिफरेंट आउटकम। या फिर एक डाइस, व्हेन वी रोल अ डाइस वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला आता है इवेंट। द सेट ऑफ आउटकम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज अ इवेंट, यानी एक तरीके का सेट जो हमारा आउटकम आएगा, ठीक है, जो हमें आउटकम में चाहिए वो आता है एक्सपेरिमेंट करने पे, तो उसे हम इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने एक डाइस को उछाला, ठीक है, तो उछालने पे पॉसिबल आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहाँ पे इवेंट में ये बनाया था कि आपको केवल इवन नंबर ही चाहिए अगर आप डाई को रोल करते हैं तो इवन नंबर आपको कौन कौन दे रहा है, 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 6 दे रहा है, तो ये आपका एक इवेंट हो गया। आपने डाई रोल की, 2 आया तब भी आपके इवेंट को सेटिस्फाई करेगा, 4 आया तो भी सेटिस्फाई करेगा, 6 आया तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक तरीके के जो नंबर होते हैं उन सभी का एक सेट होता है ये। अब हमने यहाँ पे एक और इवेंट बनाया, जैसे कि आपको ऑड नंबर ही आना चाहिए, तो आपके डाइस में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है। अगर आपको ये नंबर मिलते हैं तो आपके इस इवेंट को ये सेटिस्फाई करेगा, 1 3 5, यानी वो पॉसिबल आउटकम जो आपके इवेंट में चाहिए, ठीक है, उन सभी का सेट को हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। क्लियर। अगला आता है श्योर इवेंट। अ श्योर इवेंट इज़ अ डिफाइंड एज द इवेंट दैट ऑलवेज हैपन, यानी कोई ऐसा इवेंट जो 100% चांस है जिसके होने ही होने की, उसे हम कहेंगे श्योर इवेंट, यानी उसके अलावा कोई दूसरी बात पॉसिबल हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज़ अ श्योर इवेंट टू obtain अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6 रोलिंग अ ऑर्डिनरी डाई। अगर हम नॉर्मल कोई डाई होती है उसको अगर हम रोल करते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर ही रोल करने पर आएंगे, ऐसा नहीं है 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 1 से लेके 6 तक अब आते हैं जो नंबर, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट, क्योंकि 1 से 6 से ज़्यादा कोई नंबर उसमें आ ही नहीं सकते, 1 से 6 के बीच के ही नंबर उसमें आ सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कॉइन है, कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल ही आएगा, ये भी एक श्योर इवेंट है। अब हेड और टेल के अलावा कोई और दूसरा तो नंबर उसमें होता नहीं है, तो उसके अलावा कोई दूसरा नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। और ऐसे इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। मैंने आपको बताया ये 100% शो करते हैं।
अब परसेंटेज जब हटता है तो नीचे कौन आता है 100, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आएगा 1। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सदैव 1 के इक्वल ही होगी। अगला है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ एन इवेंट विद नो चांस अकरिंग, यानी जिसके होने के कोई चांस है ही नहीं। ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी 0 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोई कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल बोथ, मैं कहता हूँ मेरे को हेड और टेल दोनों चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि कॉइन उछालने पे या तो आपको हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए इनको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है 0 होती है। आप एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो, जैसे कि डाई है, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर है, डाई को रोल करने में बोलते हो 7 नंबर आना चाहिए, अब 7 नंबर तो उसमें होता ही नहीं है, जब है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी नहीं, तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सदैव 0 के इक्वल ही होगी। ठीक है, अगला आता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है इवेंट आर टू अकरेंस दैट अकर ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ द अदर डज नॉट अकर, यानी इसमें केवल 2 ही इवेंट होंगे आपके पास, और इसमें अगर एक इवेंट होता है तो डेफिनेटली दूसरा इवेंट उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टू इवेंट आर डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, दो ऐसे इवेंट जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे इफ़ दे आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, जिसके केवल 2 ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, सम ऑफ बोथ इवेंट इज इक्वल टू 1, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो सदैव 1 के इक्वल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई इवेंट है जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी वो पी ई है, ई लाइक वो इवेंट जो होना है, एंड ई नॉट रिप्रेजेंट करेगा उसके नहीं होने को, दोनों का जो सम होगा वो इक्वल किसके होगा 1 के होगा। अगर हमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जो ऊपर ये बार लगा है ना, ये बार रिप्रेजेंट करता है उसके नहीं होने को। एग्जाम्पल के तौर पे क्लियरिंग एन एग्ज़ाम और नॉट क्लियरिंग एन एग्ज़ाम, यानी कोई स्टूडेंट है जो किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा या क्लियर नहीं करेगा, इसकी 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है, होना या नहीं होना। अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करूं तो वो सदैव इक्वल होगा 1 के। हम डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ये एग्ज़ाम तो मैं 70% चांस है कि इसको मैं क्लियर कर लूँगा, तो जिसका मतलब ये हुआ कि 30% चांस अभी भी है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। 70 + 30 दोनों का सम कितना आएगा ऑलवेज 100% के इक्वल आएगा, एंड 100% का मतलब होता है इक्वल टू 1। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि समझते हैं, जैसे कि इफ़ द इवेंट ई इज़ गेटिंग अ हेड, कोई इवेंट ई है जो बताता है कि हमें हेड मिलेगा, व्हेन टॉस अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को उछालेंगे, देन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई और ई नॉट, अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा ई नॉट होगा, ये तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हेड आने की, ई नोट क्या रिप्रेजेंट करेगी उसके नहीं आने की। अगर हेड नहीं आता है तो कौन आएगा टेल आएगा, तो हेड रिप्रेजेंट करेगा उस इवेंट को एंड ई नॉट रिप्रेजेंट करेगा नॉट हेड, हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब टेल तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे जो इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो सदैव इक्वल टू 1 होगा। अगला टॉपिक आता हमारा इक्वली लाइकली। वैन द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली टू हैपन, यानी कि उनके जो होने के चांस है ना वो इक्वल ही हो, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक डाई है जिसमें नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक, हम उसको रोल करते हैं, तो जितने चांसेस 1 आने के हैं उतने ही चांसेस 2 आने के हैं, 3 4 5 6 सबके आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल ही हैं। या फिर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के भी हैं। तो इस तरीके से जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें हर चीज़ के आने के जो चांसेस हो इक्वली हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कॉइन का एग्जांपल आपको दे दिया, हेड और टेल दोनों के चांसेस क्या हैं इक्वल है, और डाई का भी दे दिया, हर नंबर के आने के जो चांसेस है वो
इक्वल ही हैं। अगला आता है आउटकम। आउटकम क्या होता है? एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो आउट रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को ही हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वैन वी रोल अ डाइस गेटिंग 6 एन आउटकम्स, हमने एक डाई को रोल किया, अब रोल करने पे पॉसिबल आउटकम थे 1 से लेके 6 तक, बट जब हमने रोल कर दिया, करने के बाद हमें 6 मिला, तो 6 हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। क्लियर? फिर अगला टॉपिक हमारा सैम्पल स्पेस का। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, यानी कोई इवेंट अगर हम करते हैं तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज आंसर आ सकते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? सैम्पल स्पेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने 2 कॉइन को एक साथ उछाला, अब उनके आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? या क्या पता दोनों के अंदर ही हेड आ जाए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, क्या पता दोनों में ही टेल आ जाए, फर्स्ट वाले कॉइन में भी हेड, सॉरी फर्स्ट वाले कॉइन में भी टेल, सेकंड वाले में भी टेल, क्या पता फर्स्ट वाले में हेड हो, सेकंड वाले में टेल हो, फर्स्ट वाले में टेल हो, सेकंड वाले में हेड हो। तो इस तरीके से हमारा जो भी आंसर होगा इन चार से अलग नहीं होगा, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो इन्हीं सभी के सेट को ही हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस कहेंगे। क्लियर? आप डाइस से भी समझ सकते हो, एक डाइस को जब हम रोल करेंगे तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं सभी के सेट को ही हम क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस कहेंगे। अगला आता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आर दोज आउटकम दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एन इवेंट, जो किसी इवेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे बोल देंगे फेवरेबल आउटकम। अब हमने इवेंट लिखा, एक इवेंट ऐसा है जो हमें ऑड नंबर देता है, कब? एक डाई को रोल करने पे। तो एक डाई को रोल करने पे हमें नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट में बताया गया है कि आपको नंबर क्या मिलना चाहिए? ऑड। अब ऑड नंबर कौन होते हैं? 1 3 5, ये नंबर होते हैं। तो इवेंट के अकॉर्डिंगली अगर आपके आंसर 1 3 5 आते हैं तो ये आपके लिए क्या बनेगा? फेवरेबल आउटकम बनेगा। टोटल आउटकम आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, यानी जो आपका इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट बन सकता है वही आपका फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। अगला टॉपिक हमारा थियोरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमें दो चीज़ों के बीच में रेशियो बताती है, पहला फेवरेबल आउटकम के बारे में, दूसरा टोटल पॉसिबल आउटकम के बारे में। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? थियोरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी समझ सकते हो, PE उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपको फेवरेबल आउटकम मिला है अपॉन में उसके टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोला गया है, वैन अ डाई इज़ अ रोल, हमने एक डाई को उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी बताओ 4 से बड़ा नंबर आने की। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा? अब 4 से बड़े नंबर कौन है? 5 एंड 6 है। कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। हम इन दोनों का अगर रेशो निकालें तो फेवरेबल आउटकम ऊपर एंड पॉसिबल आउटकम नीचे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी थियोरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक बात और कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, ना तो कभी 1 से ज़्यादा होगी, लाइकली 2 3 4 कभी नहीं हो सकती, ना माइनस में हो सकती है। इन केस अगर ऑप्शन आता है MCQ बेस में कि प्रोबेबिलिटी 4 ऑप्शन दे दे, बोले इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी माइनस में हो वो भी पॉसिबल नहीं होगी, जो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी वो भी पॉसिबल नहीं होगी। हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी ही प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ अ नेवर नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दी, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पल स्पेस के बारे में, एक कॉइन के कि एक कॉइन के सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं जब 1 2 3 4 कॉइन तक टॉस किया जाए। तो सबसे पहले एक कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। कितने फेस हुए? 2 हुए। अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया
तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, या तो हेड या टेल, दो मिलेंगे, टोटल आउटकम हो गए। अगर टॉस किया जाए एक कॉइन को दो बार, या तो ऐसा लिखा जाए या लिखा जाए टू कॉइन को टॉस किया गया एक बार, तब पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? दोनों में हेड, दोनों में टेल, दोनों पहले वाले में हेड टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड। टोटल कितने बने? चार बने। बट आप चार बनाना नहीं चाहते, आप डायरेक्टली आंसर चाहते हो, तो उसको करने का तरीका, कितने फेस होते हैं? दो, दो लिखा, ठीक है। कितनी बार उछाल रहे हैं हम? दो बार, तो इसको दो बार लिख देना है, टू इंटू टू, कितना आंसर आ गया? फोर। अगर लिखा, हाँ, क्वेश्चन कहता है कि एक कॉइन को तीन बार उछालें या तीन कॉइन को एक बार उछालें, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? तो बनाने का तरीका ये है, आपको चार बार हेड लिखना है, एक दो तीन चार, और चार बार ही आपको टेल लिखना है। फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से आपको टोटल आउट 8 जो है पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। बट आप सीधा आंसर बताना चाहते तो एक कॉइन में कितने फेस होते हैं? दो। कितनी बार उछाला जा रहा है? तीन बार। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। वहीं पर अगर कॉइन आपके पास तीन की बजाय चार आ जाए, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे कितने? 16। एक बार, हाँ, एक कॉइन में दो फेस होते हैं, कितनी बार उछाले? चार बार। तो एक दो तीन चार, चार बार लिख देना है। मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 16 आ गया। लेकिन अब अगर अब आपको ये 16 आउटकम बनाने हो तो कैसे बनाओगे? तो देखो, आपको क्या करना है, 8 बार हेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और 8 बार टेल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर चार बार हेड, एक दो तीन चार, चार बार टेल, चार बार हेड, चार बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, दो हेड, दो टेल, फिर हेड टेल 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 हेड टेल। तो कुल मिला के आपके 16 केस हैं, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे कि एक कॉइन को तीन बार उछाला तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। बोले प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग एग्जैक्टली नॉट थ्री हेड। बोले तीन हेड नहीं होने चाहिए। जब आपको नहीं का कंसेप्ट बोल देना, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें से तीन हेड होने के जो चांस है उसको हटा देना है। तो तीन हेड कितनी बार आया इसमें? केवल एक ही बार आया, ठीक है। बोला ये नहीं चाहिए, तो 8 में से एक ये वाला केस, 8 में से ये वाला केस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने बचे? 7। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। फिर क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए गेटिंग एग्जैक्टली नॉट टू हेड, हमें दो हेड नहीं चाहिए। तो पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे, केस देखेंगे कि दो हेड वाले कितने केस हैं। एच एच टी, दो हेड आए, एच एच, दो हेड आए, एच एच टी, दो हेड आए, टोटल तीन केस है। तो अब 8 में से उन तीन केस को हटा दें, कितने बचे? 5/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोला गेटिंग एग्जैक्टली नॉट वन हेड, एक हेड नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड। तो एक हेड वाले कितने केस बनते हैं? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, तीन केस बनते हैं। 8 में से ये तीन केस हटा दो, कितने बचे? 5। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। अगला केस आता हमारा गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम आपका एक हेड तो होना ही चाहिए। अब एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि कम से कम एक, और आपके पास मैक्सिमम कितनी लिमिट है कि आप तीन तक जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम हेड कितने आते हैं? तीन आते हैं, दो भी होते हैं और एक भी होता है, और एक भी नहीं होता। तो मैक्सिमम आपके पास तीन है। बोला कम से कम एक चाहिए, मतलब दो भी हो सकते हैं वो भी चलेगा, तीन हो जाए तो वो भी चलेगा। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझे कि एग्ज़ाम में आपको बोला गया कि आपको 33 कम से कम लाने ही लाने हैं, तभी आप पास आउट होगे।
अगर आप 34% ले आते तब भी पास माने जाओगे, 40 आते तब भी पास, 80 आए तो भी पास। यानी कि मिनिमम लिमिट जब आपको बता दी जाती है तो आप उससे ऊपर जा सकते हो, लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकते। अब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, आपके 100% का एग्ज़ाम होता है तो आप 100% तक ही जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 200% मार्क्स ले आओगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 3 तक है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ सकते हैं। और यहाँ बोला मिनिमम कम से कम एक आ सकता है, 2 भी आ जाए वो भी चलेगा, 3 आ जाए वो भी चलेगा। तो एक हेड वाले कितने केस है यहाँ पे, 1 2 3, इनमें एक सिंगल सिंगल हेड आ रहा है। फिर 2 वाले, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। फिर 3 हेड वाले 3, टोटल कितने केस हुए, 3 3 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। क्वेश्चन क्या आता है, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। बोला कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अगर कम से कम 2 होने चाहिए मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो 2 हेड वाले ये वाला केस होगा, वापस लिख लिया। 3 हेड वाले ये हो गया। टोटल कितने आउटकम हुए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 4/8। बोला गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 होने चाहिए। अब 3 तो मैक्सिमम होगी लिमिट, 3 से ऊपर तो जा नहीं सकते। तो 3 हेड वाला कौन सा केस होगा, एच एच एच, एक ही केस बना। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। फिर अगला आता हमारा एटमोस्ट। एटमोस्ट में बोल दिया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतने लेके आने हैं, ठीक है। एटमोस्ट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम को और एटलीस्ट रिप्रेजेंट करता है मिनिमम को। एटमॉस में आपको मैक्सिमम लिमिट दी जाएगी और आप उससे नीचे जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। एटलीस्ट में आपको मिनिमम लिमिट दी जाएगी, आप उसमें नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो सकता है। अब एक से नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। अब एक से कम कौन होगा, ज़ीरो ही होगा। कि यानी एक हेड वाले केस भी हो सकते हैं और ज़ीरो हेड वाले केस भी हो सकते हैं। अब एक हेड वाले कौन कौन से केस होंगे, TTH, THT, HTT, ये तो एक हेड वाले हो गए। ज़ीरो हेड वाले जिसमें हेड है ही नहीं। अब हेड नहीं है तो तीनों कौन होंगे, टेल होंगे। टोटल 4 केस बने तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। अगला है गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। 2 हो सकते हैं, चलेगा। एक होगा वो भी चलेगा, ज़ीरो होगा वो भी चलेगा। तो 2 हेड वाले कौन कौन से केस होंगे, HHT, STH, THH, 2 वाले हो गए। एक वाला सेम वही हो जाएगा, ज़ीरो वाला सेम वही हो जाएगा। टोटल कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। फिर बोलता है गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड होने चाहिए। अब 3 हेड होनी चाहिए मतलब 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। 3 हेड वाले कितने केस है हमारे पास, 3 हेड वाले खाली एक केस है। 2 हेड वाले 3 केस है। एक हेड वाले 3 केस है। ज़ीरो हेड वाले एक केस है। अब सभी को अगर हम काउंट करें कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8। 8 में 8 का डिवाइड दिया कितना है, प्रोबेबिलिटी 1 आगे निकल गए। तो इस तरीके से कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, खाली मैंने यहाँ पर उन क्वेश्चनों के एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। अब अगला केस आता हमारा सम क्वेश्चन ऑन डाइस। जब हम एक सिंगल डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, बोला गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। 2 4 6 ये इवन नंबर होते हैं। कितने हुए, 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। तो 3/6, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्वेश्चन पूछ ले गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन है इसमें, 1 3 5, 3 ही नंबर हुए, 3 ऊपर। टोटल कितने हैं, 6। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगला केस गेटिंग है ना प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला वो खुद होते हैं, दूसरा 1 होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि उस नंबर में केवल या तो खुद का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 है, 5 सिवाय खुद के 5 में 5 का ही डिवाइड जाएगा और किसी डिजिट का डिवाइड नहीं जाता और केवल 1 का जाता है। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हुए, इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर। इसी तरीके से 11,
11 में या तो 11 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, तो इसीलिए इन नंबरों को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5, ले लिया, 3 हुए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। क्लियर। बोला कंपोजिट नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो जितने नंबर बचते हैं वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमारी गिनती शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 से। अब प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं वो होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11। लेकिन इकलौता 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम की काउंटिंग में आता और ना कंपोजिट नंबर की काउंटिंग में आता। ठीक है, दोनों में ही नहीं आता ये, इसीलिए आपको 1 को इग्नोर करना है। एंड कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसके अंदर ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, स्टार्टिंग होगी 4 से। 4 एंड 6 दो इसमें कंपोजिट नंबर है, 4 6 लिए, 2 हुए, प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है। बोला गेटिंग है नॉट अ प्राइम नंबर, बोला प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर है कौन कौन से, 2 3 5, 3 डिजिट है, तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, इन तीनों को हटा देंगे। जब भी नॉट बोले तो आपको क्या करना है, टोटल में से उस केस को हटा देना है। 6 में से 3 गया 3 अपॉन में 6, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। फिर बोलता है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक नंबर जो 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा कौन होता है, 3 4 5 6, 4 डिजिट हुए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन में 6, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर क्या आता है, गेटिंग अ नंबर नीदर एन इवन नंबर नॉर अ प्राइम नंबर, ना तो वो इवन होगा और ना वो प्राइम होगा। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6, प्राइम होते हैं 2 3 5। 2 ऑलरेडी आ चुका है इसीलिए प्राइम में मैंने डाला नहीं। अब 3 नंबर ये हैं, 2 नंबर ये हैं, टोटल 5 है। यानी बोला ये पांचों नंबर नहीं होने चाहिए। अगर इन पांचों को हटा दें 6 में से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में 6। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपके कौन कौन से आउटकम आ चुके हैं, 2 4 6 3 5, यानी कौन सा नहीं आया, केवल 1 ही तो नहीं आया, एक डिजिट नहीं आया, और इसी की प्रोबेबिलिटी में चाहिए तो 1 अपॉन में 6 हो जाएगी। जिस इवेंट के लिए आपको बोला वो नहीं चाहिए तो आपको पहले वो इवेंट लिखना है कि है क्या वो, आपको उनको काउंट करना और टोटल में से हटा देना है। तो इस तरीके से आप उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, बोला 2 और 6 के बीच के नंबर है, तो 2 और 6 के बीच में कौन होते हैं, 3 4 5, टोटल 3 डिजिट हुए, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन में 6 यानी 1/2। फिर क्या आता है, गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 2 to 6, यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया था बिटवीन, और यहाँ मैंने इस्तेमाल किया फ्रॉम टू 2। जब बिटवीन वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तब आपको ना तो 2 को लेना है ना 6 को लेना है, इसीलिए इनके बीच के नंबर लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ फ्रॉम टू 2, 2 से 6, तब आपको 2 को भी इंक्लूड करना है और 6 को भी इंक्लूड करना है। 2 3 4 5 6 कितने डिजिट हुए, 5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन में 6। क्लियर, ये दोनों में फ़र्क है, बिटवीन एंड फ्रॉम टू आपको ज़रूर देखना है। बोला गेटिंग अ नंबर 2 और 5, या तो प्रोबेबिलिटी में 2 आया होगा या 5 आया होगा। कितने नंबर हुए, 2, तो प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन में 6 हो गई, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर क्या आता है, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या, पहले हमें वो पता होना चाहिए। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद को खुद से मल्टीप्लाई करके बनते हैं, जैसे कि 1, 1 को 1 से किया कितना है 1, 2, 2 को 2 से किया कितना आया 4, 3, 3 को 3 से किया कितना है 9। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम है, उसमें कौन कौन है, 1 एंड 4 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है, 2 2 ज़ा 4। 9 तो इसमें होता नहीं है तो इसलिए 9 तो ले नहीं सकते। तो कितने आउटकम है हमारे पास, 2, प्रोबेबिलिटी होगी 2 अपॉन में 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगला है गेटिंग अ नंबर नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले देखना प्राइम कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर आपके पास है 2 3 5, कंपोजिट कौन सा है 4 एंड 6, टोटल कितने हो गए 5। तो आपको करना क्या है कि 6 में से इन पाँचों को हटा देना है, कितना बच गया 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन में 6। अगला टॉपिक आता हमारा व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो
उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको देखो फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखना है 6 जैसे आपको मैं बना के दिखाता हूँ। पहले 1 लिखना है 1 2 3 4 5 6 टोटल 36 आउटकम बनेंगे कैसे। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक। फिर 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 फिर 6 6 6 इस तरीके से आपके टोटल 36 आउटकम बनेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, कर रखा है। ठीक है, इसको देखकर आप बना सकते हैं कि हमें टोटल आउटकम किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो अब इनके आउटकम्स के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल देता है कि दो डाइस को उछालने पे दोनों डाइस का जो सम है वो 2 के इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो केवल एक ही ऐसा केस होता है 1 1 जिसमें दोनों का सम कितना आता है 2 आता है। अब 2 से नीचे तो आ नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों डाइस में एटलीस्ट वैल्यू जो है वो 1 1 है। एक ही केस बना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो 3 किसी किस में आता है 1 + 2 3 2 + 1 3, तो यह आया। कितने केस हुए 2, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। अगला केस हमारा 4 आने की, 1 + 3 2 + 2 3 + 1, इनमें भी क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। 3 केस बने, प्रोबेबिलिटी 3/36। क्वेश्चन का है कि जो सम है वो आपका 5 आ रहा है। अब 5 आने की 1 + 4 2 + 3 3 + 2 4 + 1, तो आपके पास कितने केस बने 4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। अगला बोले सम आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 आने की 1 + 5 6 2 + 4 3 + 3 4 + 2 5 + 1, कितने केस बने 5 केस बने, प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। अगला सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब 7 किस में आएगा 1 + 6 2 + 5 3 + 4 4 + 3 5 + 2 6 + 1, कितने केस बने 6 केस बने, प्रोबेबिलिटी होगी 6/36। अगला सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8 का 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2, कितने केस बने 5, प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। सम आना चाहिए 9। अब 9 सम आने की 3 + 6 4 + 5 5 + 4 6 + 3, कितने केस बने टोटल 4, प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। अगला सम कितना आना चाहिए 10। 10 का 4 + 6 5 + 5 6 + 4, कितने हो गए 3 केस बने, प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। अगला सम कितना आना चाहिए 11। अब 11 का कौन सा केस होगा 5 + 6 6 + 5, 2 केस हुए, प्रोबेबिलिटी 2/36। सम कितना होना चाहिए 12, इसका एक ही केस बनता है 6 + 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। क्लियर। तो आप इस तरीके से सम वाले क्वेश्चन होंगे केस बनाकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब इन्हीं क्वेश्चनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है एटलीस्ट और एटमोस्ट, अब उनको डिस्कस करेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे एटलीस्ट और एटमोस्ट के केसेस को। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि आपको सम जो है वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए। आपका मैक्सिमम सम कहाँ तक गया हुआ है 2 तक गया हुआ है, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम आपका 2 तो हो, 2 से ऊपर भी हो सकता है, सम 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है 2 से नीचे नहीं जा सकता, 2 से ऊपर जा सकते हैं। तो 2 सम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36। 3 की 4 5 6 7 8, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को हमें लेना होगा, क्योंकि मिनिमम बोला है कम से कम 2, 2 से ऊपर कितना भी हो सकता है। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 12 तक गई है, तो 12 तक आने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिखना है, सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमें कितना मिला 36, और टोटल इनके सभी टोटल केस कितना हमारे पास 36,
वो भी नीचे आ गया। 36 में 36 का डिवाइड दिया, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1। क्वेश्चन कहता है एटलीस्ट 3 होना चाहिए सम। अब एटलीस्ट 3 का मतलब है कम से कम 3 हो, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 से ऊपर, हाँ सॉरी, 3 से आगे तक के जितने भी केस है ये सभी, इन सभी को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, 2/36, 3/36, 4/36 सभी को ऐड करेंगे। कितना आ गया ऐड करने पे 35/36। इसका दूसरा केस भी बनता है क्या, हमें एटलीस्ट बोला है 3, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ऊपर भी हो सकता है। तो कौन सा केस हमने नहीं इंक्लूड किया, खाली 2 का ही तो केस ने इंक्लूड नहीं किया कि सम 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि हमें इन सभी का सम चाहिए, इससे बेटर होगा इसका ही माइनस कर दें। तो 1 में से 2 सम होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। बोला कम से कम 3 चाहिए, तो 2 तो नहीं चाहिए इनको, जो नहीं चाहिए तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस टोटल में से। तो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी जिनका सम 3 या 3 से ज़्यादा है। तो 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36, 1/36 लिखा, नीचे कुछ नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई, 36 1 जा 36 माइनस का 1 कितना हुआ 35/36। क्लियर। क्वेश्चन क्या रहा है एटलीस्ट 4, सम कितना होना चाहिए, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। 4 होना चाहिए, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10। तो 4 के आगे तक की जितनी प्रोबेबिलिटी है सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना मिला इन सभी को, 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 33/36। दूसरा केस आप ये ले सकते हो कि बोला कम से कम 4 होना चाहिए, 4 से ऊपर भी हो सकता है। तो कौन सा केस इंक्लूड नहीं हुआ, ये दोनों केस इंक्लूड नहीं हुए। तो टोटल में से 2 सम होने की और 3 सम होने की, इनकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। 1 में से 2 और 3 दोनों की प्रोबेबिलिटी, अब 2 की क्या है 1/36, 3 की क्या है 2/36, 2 + 1 कितना हुआ 3/36, नीचे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई कर दिया, 36 1 36 माइनस में 3, माइनस करने पे कितना आया 33/36 आ गया। फिर क्वेश्चन क्या रहा है एटलीस्ट 5, सम कितना होना चाहिए, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। अगर अब 5 बोलता है, कितना बोलता है 5, तो 5 से इससे आगे के सारे नंबर लेने हैं। 5 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 6 की ये 7 8 9 10 सभी की ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना मिलेगा 30/36 मिलेगा। ऑल्टरनेटिव केस ये बना सकते हो कि जैसे हमें 4 से चाहिए, सॉरी सम 5 से चाहिए, तो इसके आगे के नंबर लेने पड़ेंगे हमें। तो इससे पीछे कौन से नंबर नहीं इंक्लूड किए गए हैं, 2 का और 3 का और 4 का। तो इन तीनों को टोटल यानी 1 में से माइनस कर देंगे, P2 P3 P4 की। अब P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 की 1/36, कितनी है 1/36। 2 की 2 की है 1/36, 3 की है 2/36, 4 की है 3/36। तीनों का बेस हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6/36। 1 है 36 1 जा 36 माइनस में 6 कितना है 30/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगला बोला है सम कितना होना चाहिए एटलीस्ट 6, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए, मतलब 6 से ऊपर हो सकता है। तो इसके 6 से आगे वाले जितने नंबर है सभी की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, P6 P7 P8 P9 10 11 12। 6 की प्रोबेबिलिटी 5/6, 7 8 9 10 इनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। ऐड करेंगे कितना आएगा 26/36। तो हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है 6 से की है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इन चारों की प्रोबेबिलिटी को टोटल में से माइनस कर दिया जाए, तब भी इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। 1 में से P1 नहीं होगा, 2 3 4 5 इनकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। P2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, P3 की 2/36, 4 की 3/36, 5 की 4/36। बेस से में ऐड कर देंगे, 4 3 7, 7 दोनों और 1 10, 10/36। नीचे कुछ नहीं है सीधा गुणा, 36 1 जा 36 माइनस में 10, 26/36। सिमिलरली एटलीस्ट 7 का बोलेगा तो 7 और 7 से ऊपर वाले नंबरों को ले लेना में, P7 P8 P9 P10 ऐसे ले सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करी है तो इसके पीछे वाले नंबरों को ऑल्टरनेटिव केसेस में क्या करा जाएगा माइनस, यानी P6 P5 P4 P3 P2 इनको टोटल में से माइनस कर देंगे। अब P2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, P3 की 2/36,
P4 P5, ठीक है। इसी तरीके से P6 लिख ली। 4 5 9 3 12 तो 14 15 15/36। नीचे कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई। 36 1 36 माइनस में 15/36 माइनस क्या 21/36। आंसर दोनों में आपका सेम ही मिलेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सिमिलरली एटलीस्ट 8 बोले तो 8 9 10 11 12 इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, ऐड करके लिख देना है। एटलीस्ट 9 बोले तो कम से कम 9 होनी चाहिए, 10 भी हो सकती है, 11 भी, 12 भी। तो 9 10 11 12 इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे। 10 बोले तो 10 11 12 तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे। 11 बोले तो 11 एंड 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे। 12 बोले तो खाली 12 ही एक ही बचा है, 1/36 हो जाएगा। तो ये तो हमारा एटलीस्ट का केस। अब डिस्कस करेंगे एटमोस्ट का केस, ठीक है। एटलीस्ट में बोलता है कम से कम इतने होने चाहिए, एंड एटमोस्ट में बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा इतने होने चाहिए। आप ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं। क्लियर। तो बोला एटमोस्ट 2, सम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 सम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36। 2 से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ले। बोला है एटमोस्ट 4, सम कितना, सॉरी एटमोस्ट 3 सम होना चाहिए। तो 3 है, 3 से नीचे जा सकते हैं बट ऊपर नहीं जा सकते। 3 एंड 2 P2 एंड P3, P2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, P3 की प्रोबेबिलिटी 2/36। दोनों को ऐड कर देंगे, 3/36 हो जाएगा। P4 की प्रोबेबिलिटी, P4 की बोले मतलब मैक्सिमम आपके पास 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 4 से नीचे नहीं होगी। तो 4 3 2 तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे। एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 5 आपका ये रहा, 5 4 3 2 ये हो सकती है, इनको ऐड करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 ऐड किया, इनको कितना है 10/36 आ गई इनकी प्रोबेबिलिटी। अगला एटमोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी 6 तक हो सकती है। अब 6 का मतलब 6 5 4 3 2 इन सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देना हमें। एटमोस्ट 7 में क्या बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है 7 हो सकता है, मतलब 6 भी हो सकता है, 5 4 3 2 ये भी हो सकता है। तो P7 की प्रोबेबिलिटी, P6 P5 P4 P3 P2 इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे हम यहाँ पे। एटमोस्ट 8 बोला है, कितना बोला है एटमोस्ट 8, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 तक हो सकता है। अब 8 ये रहा, P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 इन सभी को ऐड करके लिखेंगे, 26/36 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 8 से नीचे तक की ले सकते हो। अब बचे कौन से हमारे पास, P9 P10 P11 P12, तो टोटल में से इन चारों को अगर माइनस कर दें तब भी हम आंसर हमारा ये आएगा। P9 की 4/36, 3/36 2/36, P12 की 1/36 ऐड किया, 4 3 7 दोनों 1 10 10/36। नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 1 36 माइनस में 10 माइनस किया 26/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला है हमारा एटमोस्ट 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकता है। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 इन सभी की नीचे लोअर वाली लिमिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन प्रोबेबिलिटी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करने पे कितना मिला 30/36। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि एटमोस्ट 9 बोला है, कौन कौन से नहीं बोले, 10 11 12, तो टोटल में से 10 11 12 इन दोनों को प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो P10 की प्रोबेबिलिटी 3/36, P11 की 2/36, P12 की 1/36। 3 2 5 और 1 6, 6/36, 36 1 36 माइनस में 6 कितना है 30/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला बोला है एटमोस्ट 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इन सभी की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 33/36। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 से नीचे बोला ना, कौन सा नहीं बोला, 11 एंड 12, तो टोटल में से P11 एंड P12 की प्रोबेबिलिटी को टोटल में से माइनस कर देंगे। P11 की 2/36 और P12 की 1/36। 36 1 36, 2 + 1 3, 36 1 36 माइनस में 3, 33/36 आ गया। अगला बोला एटमोस्ट 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11 हो सकती है। अगर 11 बोलेगा तो इससे नीचे तक की सारी P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 ये सभी को ऐड करेंगे,
35/36 हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड कहाँ से लेना है, 11 से, मतलब कौन सा नहीं लेना, P12 नहीं लेना, तो 1 में से P12 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। P12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36, 36 बन जाए 36 माइनस में 1 कितना है 35/36। एटमोस्ट 12 बोल दे, बोले ज़्यादा से ज़्यादा 12, तो भैया इस सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट दे दी, लोअर में तो सारी जानी है, सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 36/36, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर होता है। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम दोनों डाइस के प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग सके। तो मिलते हैं अगली पार्ट के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।